लास्ट में विकास में कर लेना एडमिशन। विकास का सीट था चांस के नहीं। और विकास में तो पूरा अगर पूरा एडमिशन है मतलब पूरा आधा दिन उधर ही रहेगा, 3 बजे छुट्टी होगा बीकॉम में, 8 बजे से 3 बजे। और उतना ही पैसा देने के लिए गवर्नमेंट वगैरह को क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट में 1300 रुपये एक साल। हाँ तो मुझे पता नहीं था कितना है। और कौन कौन पंचायत में एडमिशन किया है? कौन कौन ये जैसे? रामश्याम है, गोकुल है, फिर अपने बहुत लोग सारे पंचायत। ये खुशी पूजा हाँ, खुशी पूजा, विकास। विकास ने खुशी पूजा ये लोग का सबका भी उधर ही है, अदिति का भी उधर ही है। अदिति, मुस्कान, ये लोग सब। हाँ सब उधर ही है। अरे बरगढ़ में खाली एक ही तो कॉलेज है, उधर से ही खाली दुश्मनी था। ऑनलाइन वाले देखो, ऑडियो चेक करो। मतलब 20-25 दिन होंगे अपने स्कूल वाले, है ना, संस्कार विकास में लाकर। क्लियर है ऑडियो? मेरा ट्यूशन है, लास्ट क्लास नहीं था, मैं पापा को क्लास करना, मैं क्या करता चलो देखना, नेक्स्ट किसका बर्थडे है? मतलब पूनम का बर्थडे है क्या? देखना, अदर कंपनीज पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ऑन द बेसिस एक्सेस टू कैपिटल, दैट इज लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है वो है अदर कंपनीज, ठीक है। टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। The company on the basis of number of members, 1 person कंपनी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद अदर कंपनीज, अदर कंपनी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला अदर कंपनी मतलब बाकी जो बच गया, ठीक है, उसको बोलते हैं अदर कंपनी। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। नाम से पता चल रहा है गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ मींस जहाँ पे मालिक कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसका ओनर गवर्नमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब ओनर कब बोलते हैं हम लोग? जब 51% मतलब मेजॉरिटी, जब 51% से ज़्यादा शेयर्स कौन हेल्ड करता है? गवर्नमेंट हेल्ड करता है, तब हम लोग बोलते हैं वैसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, मतलब कम से कम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय, मिनिमम 51% कैपिटल कौन होल्ड करता है? सबसे पहला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, मतलब या तो एक स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है तो भी चलेगा, या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड करते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसका सिंपली मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है तो होगा ही, या फिर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स का मतलब है जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट होल्ड करता है लेट्स से 30% शेयर, ठीक है, किसी एक कंपनी में उड़ीसा गवर्नमेंट का 30% हिस्सेदारी है, 30% मालिक है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो मालिक है 25% का। तो हम ऐसे कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे या नहीं? 51% अकेले का नहीं है, लेकिन 2 जन का मिलाकर है, तो वो बोला हुआ है कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट्स चलेगा, है ना। तो दोनों मिलाकर अगर 51% से ज्यादा हो रहा है तब भी ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है? तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 51% या उससे ज्यादा शेयर्स रखा है, या फिर
एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर 51% से ज्यादा शेयर्स रखे हैं, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखा है और पार्टली बाय वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब सेंट्रल और स्टेट मिलाकर अगर 51% से ज्यादा हो रहा है तो भी चल जाएगा। तो दैट सिंपली मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है 51% से ज्यादा तो भी चलेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट रखता है तो भी चलेगा, या फिर अगर सेंट्रल और स्टेट मिलाकर अगर 51% से ज्यादा रखते हैं तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब सपोज कोई एक कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है 30%, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट 30% होल्ड करता है, उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है, उड़ीसा का गवर्नमेंट जो बीजेडी, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट होल्ड करता है 15% और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट होल्ड करता है 10%, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा, क्योंकि कितना परसेंट शेयर हो गया हमारे पास, 55%। समझ में आ रहा है? तो इट सिंपली मीन्स अगर सेंट्रल के पास है 51 तो भी ठीक है, अगर स्टेट के पास है या एक से ज्यादा स्टेट मिलकर है 51 तो भी चलेगा, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट मिलाकर अगर 51 से ज्यादा है तो भी चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये इसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ये सॉरी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी दैट वी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है द वर्ड फॉरेन, ठीक है, द वर्ड फॉरेन सिंपली मीन्स कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा आउटसाइड द कंट्री, कुछ तो रिलेशन होगा देश से बाहर, तभी हम उसको फॉरेन कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है देखना, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वही है कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब कंपनी कहाँ फॉर्म हुआ है, इंडिया के बाहर, मतलब इंडिया का कंपनी नहीं है, देश से बाहर का कंपनी है, कोई और कंट्री का कंपनी है, वहां पर वो कंपनी बना है, ठीक है। विच, जिसका हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode। तो क्या बोल रहा है, कंपनी कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया, कंपनी देश के बाहर का कंपनी है, कोई फॉरेन कंट्री में कंपनी बना है, वहीं पर रजिस्टर्ड है, वहीं का कंपनी है, मालिक भी वहीं का है, सब कुछ वहीं का है, ठीक है, लेकिन इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब इंडिया में वो बिजनेस करता है, उस कंपनी का ब्रांच है कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। अब या तो वो ब्रांच फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली है तो भी चलेगा, फिजिकली मतलब फिजिकली एक ब्रांच है जहां पर सामान बेचते खरीदते हैं, या फिर कोई ऐसा फिजिकल नहीं है, खाली इंटरनेट के थ्रू सामान बेचता है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो भी उसको चल जाएगा, ठीक है। तो फिजिकली होना जरूरी नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो भी चलेगा। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो या तो बिजनेस इंडिया में है, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में एक ब्रांच है उसका, या फिर इंडिया में ब्रांच तो नहीं है लेकिन किसी तरीके से इंडिया में वो बिजनेस करता है, कोई भी तरीके से इंडिया से रिलेटेड है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन कंपनीज, ठीक है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है? राम, श्याम, क्रिश, उज्जवल, क्लियर है? ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ कंपनी,
तो सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी कुछ नहीं है, खाली देश से बाहर बना है कंपनी, देश की बाहर का कंपनी है, इंडिया के बाहर का कंपनी है, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, या फिर बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में करता है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट इज चैरिटी? दान, है ना। हाँ, चैरिटी मतलब सिंपली कोई दान दान का काम करना। ठीक है, दैट इज चैरिटी। तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब है कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम एक चैप्टर पढ़े हैं, एनपीओ बोल रहा है ये, और कुछ नहीं बोल रहा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम कर रहा है और जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि मंदिर का ट्रस्ट हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, ऑर्फनेज हो गया, ये सारा क्या है? ऑल दीज आर कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ऐसी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है अंडर अ पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज 8। याद रखना पड़ेगा थोड़ा, तो मार्क कर लो ठीक से। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहीं कहीं थोड़ा याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये याद रखने का बात है। सेक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है कंपनी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कंपनी जिसका फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा है वो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कंपनी को बोलते हैं कंपनी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। चैरिटी मतलब फ्री में कुछ काम करना बिना पैसे के मोटिव के। ठीक है, देखना सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विच आर फॉर्म्ड टू, क्या क्या करने के लिए बनता है? प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बहुत सारा बिजनेस एसोसिएशंस बनता है, जैसे बरगढ़ के अंदर मर्चेंट एसोसिएशन एक है। ठीक है, तो वो क्या है? कॉमर्स, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एक। ठीक है, तो वो सब क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है उसका। आर्ट, कोई साइंस का काम, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, जैसे मंदिर का ट्रस्ट है, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। तो जो भी अच्छा अच्छा काम है, मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि बिजनेस को बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिलीजियन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब करने का जहां ऑब्जेक्टिव है, वो सबको हम बोलते हैं कंपनी फॉर्म्ड फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सच कंपनीज इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। बोल रहे कि जो भी लोग कमाते हैं वो सारा का सारा इसी काम में वापस से खर्चा कर देते हैं। ठीक है, ये लोग का मोटिव ये नहीं कि पैसा कमाएंगे और मालिकों को डिविडेंड देंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव है जो भी मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस पैसे को फिर उसी काम में हम लोग वापस से इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटिंग मतलब मना करना, रोकना। प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट का कंपनी, मतलब एक सेक्शन 8 का कंपनी अपने मालिकों को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा है। तो इस कंपनी में तो जो भी मुनाफा होगा, अगर कुछ होता भी है, तो वो पैसे को लोग वापस से यूज करते हैं उसी ऑब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए या किसी दूसरे काम में, वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये लोग पैसा निकाल कर मालिक को डिविडेंड नहीं दे सकते। क्लियर है? एग्जाम्पल सेक्शन 8 कंपनीज आर FICCI, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CII एटसेट्रा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी NPO हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा यही है, सेक्शन 8 कंपनीज ही है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये लोग क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना भला काम कर रहे हैं, कि जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो पैसा ये लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी,
रिलीजन, ये सबको बढ़ावा देने में ये पैसा ये लोग खर्चा कर रहे हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ इनको रिलैक्सेशंस दिया है, कुछ छूट दे दिया इन लोगों को, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस। देखना, सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट to register such person or association of person as a company with limited liability। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्या दे दिया, कंपनी है क्योंकि, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब नुकसान अगर हो जाता है तो घर से पैसा नहीं लाना पड़ेगा। विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम बाय इशूइंग a license। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज होती है, कंपनी का नाम हमेशा एंड होता है या तो वर्ड प्राइवेट लिमिटेड से या तो वर्ड लिमिटेड से। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड यूज होता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी का नाम एंड होता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से, और अगर एक पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड होता है पब्लिक, मतलब दैट इज लिमिटेड से। ठीक है, ये वर्ड लिमिटेड लिखने का पर्पस क्या है, ये बताता है कंपनी का नाम कि इनमें जो मालिक हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसीलिए द वर्ड यूज्ड इज लिमिटेड। तो वर्ड लिमिटेड इसीलिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति कंपनी का नाम पढ़े तो वो जान जाए कि इसके जो मालिक हैं उनका लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो एनपीओ बन रहा है, ये जो एनपीओ बन रहा है इसका भी लाइबिलिटी क्या होना चाहिए, लिमिटेड है, इसका भी लाइबिलिटी, तो इसका भी नाम के आगे क्या लगना चाहिए, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दिया है इनको कि ये लोग लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इनके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं रहता है। ठीक है, ये लोग उसके जगह कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रस्ट, एसोसिएशन, ऐसे करके कोई भी वर्ड ये लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अभी बरगढ़ में जो सबसे बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा बताओ, द बिगेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बरगढ़, कोई बता पाएगा ऑनलाइन वाले? वेरी गुड क्रिश, तुम सब जानते हो। उसका नाम नहीं पता, लेकिन विकास, विकास क्या है, विकास इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या चीज प्रमोट करने के लिए बना है, फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, तो विकास इसमें रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में, जो जिसका मतलब है विकास इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो विकास अपने बुक्स, वैसे तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से विकास को प्रॉफिट कमाने के लिए विकास नहीं बना, प्रॉफिट हो रहा है अलग बात है, कमाने के लिए प्रॉफिट विकास हैज नॉट बीन फॉर्म। तो विकास रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8। कितना स्ट्रेंज बात है, जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो रजिस्टर्ड है अंडर नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए नाम है विकास रेसिडेंशियल स्कूल, या नाम के एंड में ये वर्ड नहीं है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड नहीं है नाम के एंड में, कभी सुने भी नहीं होगे। इतना लिखा होता विकास ग्रुप ऑफ एजुकेशन या विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लेकिन लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, हाँ हेल्थ भी है, इसलिए विकास, हाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया में, मैं विकास का एग्जांपल दिया, ऑल ओवर में ऑल इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं, सारा का सारा रजिस्टर्ड है अंडर एनपीओ।
पूरे कंट्री में जितना भी स्कूल्स है सब एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। वो अलग बात है, कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो रियलिटी अलग चीज है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से दे आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट वो लोग नहीं कमा रहे। ठीक है, अब इसीलिए क्या होता है, एक बात और बता दूं तुमको, कभी तुम ध्यान दिए नहीं होगे लेकिन बताता हूं फिर भी। जैसे विकास में सपोज प्रॉफिट नहीं हो रहा, ऐसा तो बात है ही नहीं, प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है। ठीक है, सपोज विकास साल भर में लेट से 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न करता है, लेट से 20 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट मतलब जितना स्टूडेंट से फी कलेक्ट किया और जितना खर्चा हुआ माइनस करने का 20 करोड़ रुपए विकास के पास बच गया। ठीक है, अब इसको 20 करोड़ को प्रॉफिट नहीं बोलते, दिस इज नोन एज सरप्लस। एनपीओ पढ़े हो तो, सरप्लस डेफिसिट, प्रॉफिट इज नोन एज सरप्लस, लॉसेस आर नोन एज डेफिसिट। ठीक है, तो विकास 20 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कमाया, विकास 20 करोड़ का सरप्लस कमाया। ये बात बहुत फर्क है दोनों में। सरप्लस वर्ड इज यूज फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट। याद है एनपीओ का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट निकलता था नीचे, नेट प्रॉफिट नहीं निकलता था, सरप्लस निकलता था, डेफिसिट उधर। ठीक है, अब विकास को क्या करना होगा, इस 20 करोड़ रुपए को वापस से खर्चा करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन। मैं क्या बोला था ऊपर, मैं ये नहीं बोला था कि प्रॉफिट नहीं कमा सकते, रुको मैं बता रहा हूं सुनो, मैं ये नहीं बोला था कि प्रॉफिट नहीं कमा सकते, मैं बोला था कि इनका जो प्रॉफिट है ये लोग वापस से उसी चीज को प्रमोट करने के लिए फिर से खर्चा करेंगे। सेकेंड लाइन पढ़ लो ठीक से, सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होगा बोल के नहीं, प्रॉफिट तो होगा, इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब वापस से उसी चीज को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो 20 करोड़ वापस से उनको खर्चा करना पड़ेगा। 20 करोड़ रख नहीं सकते, 20 करोड़ को वापस से एजुकेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए विकास क्या करता है, हर साल तुम देखोगे विकास के अंदर रेगुलर बेसिस पे बिल्डिंग्स बनता रहता है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, कभी कंस्ट्रक्शन नहीं रुक सकता वहां पर। क्यों नहीं रुक सकता, क्योंकि जो भी साल भर का सरप्लस हुआ उसका लॉ है 90% मिनिमम, 90% पैसा हमको वापस से उसी चीज को प्रमोट करने के लिए खर्चा करना है। तो विकास का मजबूरी है, उसको बिल्डिंग चाहिए नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए उसको, सफिशिएंट बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी उसको बिल्डिंग बनाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसको उस पैसे को खर्चा करना है, इसीलिए नहीं रख सकते। यही तो लॉ है, यही तो लॉ है, नहीं रख सकता, वरना गवर्नमेंट इनको बहुत सारे एग्जेम्पशन दिया, टैक्स नहीं लगता विकास पे, टैक्स फ्री है विकास, जितना भी प्रॉफिट कमाता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और टैक्स फ्री करने का यही कंडीशन है कि जितना भी कमाई होगा 90% पैसा खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन को ही प्रमोट करने के लिए। ये तुम देखते होगे संस्कार में भी, तुम देखना रेगुलरली कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तुम एक बिल्डिंग में पढ़ते होगे कोई दूसरा बिल्डिंग बन रहा है, कहीं पीछे हॉस्टल बन रहा है, कहीं ऑडिटोरियम बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। क्यों बन रहा है, उनको हो सकता है जरूरत ना हो फिर भी बन रहा है, क्योंकि जो भी साल भर का प्रॉफिट हुआ उस पैसे को वापस से खर्चा करना है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता ऐसा नहीं है विकास, विकास इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, बट उस प्रॉफिट को वापस से वो लोग उसी काम के लिए फिर से खर्चा करना पड़ेगा, डेट इज एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वापस से बिल्डिंग्स और जगह। इसलिए विकास क्या कर रहा है, अब बरगढ़ में खत्म हो गया, जगह ही खत्म हो गया और बिल्डिंग चाहिए ही नहीं, क्या करेगा अब, भवानीपट्टा में खोल दिया, जाके राउल किला में खोल दिया, जाके संबलपुर में खोल दिया, इस ऐसे तो बढ़ते जाएगा ना। अब वो सब जगह से जब और प्रॉफिट होने लगेगा फिर 5 जगह और खोलेगा, तो ऐसे करके पूरा यूनिट फैल जाएगा सब तरफ, ठीक है। क्लियर है इतना। तो बिगेस्ट एनपीओ इन बरगढ़ इज विकास, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सैलरी देते हैं ऑब्वियसली, है ना, जो चेयरमैन होगा जो डायरेक्टर होगा वो लोग सैलरी लेते हैं स्कूल से, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग सैलरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, जनरल एंट्रीज के हिसाब से दे आर टेकिंग सैलरी। कंपनी है, कंपनी सैलरी देता है अपने चेयरमैन को, अपने डायरेक्टर्स को, अब वो सैलरी का लिमिट नहीं है, तो सैलरी करोड़ों में भी हो सकता है, बट द अमाउंट टेकन इज रिकॉर्डेड एज सैलरी,
ठीक है। अब तुम देखोगे रिलायंस में मुकेश अंबानी को क्या मिलता है, रिलायंस से सैलरी मिलता है, रिलायंस से मुकेश अंबानी को, बट द अमाउंट ऑफ सैलरी इज मोर देन 1000 करोड़ पर ईयर। लेकिन वो है सैलरी ही, लेकिन सैलरी का अमाउंट 1000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए का सैलरी है, लेकिन है सैलरी ही। ठीक है, तो जो पैसा देते हैं उसको सैलरी ही बोलते हैं। खत्म ही नहीं होगा। वो तो खत्म तो नहीं हो सकता है ना। हम्म, सही बात है। देखो क्या होता है, बता रहा हूँ एक चीज और सुनना। क्यों खत्म नहीं होता है? जो एक बेगर है, एक भिखारी है, वो सोचता है कि हम जैसे लोग, हमारे जितने जाए, इन लोग पैसे से बोर नहीं होते क्या? मेरे पास तो यहाँ 10 रुपए नहीं है, ये लोग 10 लाख लेके बैठे हैं, ये लोग बोर नहीं होते क्या? 10 लाख ये लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब जिसके पास 10 लाख है वो देखता है 10 करोड़ वाले को और बोलता है ये पैसे से बोर नहीं हो रहा है क्या? होता ही नहीं ऐसे। अब मुकेश अंबानी इंडिया में वन बन गया, तो उसको वो नेक्स्ट देखता है वर्ल्ड में कौन वन है, और देखता है वर्ल्ड में जो वन है उससे वो बोर नहीं हो रहा है क्या पैसा से, हमको वहां तक पहुंचना है। तो वो खत्म नहीं होगा ना, वो कभी चलता जाएगा। ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड। तुम क्यों नहीं बांट देते हो थोड़ा बहुत काली मंदिर के सामने? गरीबों के हिसाब से तुम्हारे पास उतना है। हाँ तो गरीबों को कितना कितना देते हो? 5 हाँ बस वो 100-200 देगा, और कितना देगा? दे देना चाहिए। देता है तो कितना सारा फ्री में, कितना सारा काम नहीं करता है रिलायंस। तुमको पता नहीं हो शायद, कोविड में कितने डोनेशंस दिया गया है, रिलायंस टाटा करोड़ों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को दिए हैं वो लोग फॉर द पर्पज ऑफ फाइटिंग कोविड। खाली अकेला टाटा 10,000 करोड़ रुपए दिया है गवर्नमेंट को। टाटा को हाँ, 10,000 करोड़ रुपया दिया है गवर्नमेंट को। तुम बोलो डोनेशन नहीं देता है, तुम 10 रुपया डोनेशन का बात कर, 10,000 करोड़ दिया है टाटा। किसको? गवर्नमेंट को दिया डायरेक्ट, ताकि गवर्नमेंट उसको यूज कर पाए। चलो हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। ठीक है, ये नहीं पढ़ना हमको, पेनल्टी पनिशमेंट ये लर्न नहीं करना। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का मतलब है जो लाइसेंस ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दिया है ऊपर कि तुम वर्ड लिमिटेड या अनलिमिटेड वर्ड यूज किए बिना, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किए बिना भी कंपनी बना सकते हो। ठीक है, वो लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी वापस ले सकता है। ठीक है, देखना, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिवोक, रिवोक का मतलब होता है वापस ले लेना, ठीक है, कैंसिल कर देना। रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी where the company contravenes, contravene मतलब तोड़ना, any of the requirements or the conditions of this section. On revocation, the central government put the word limited or private limited against the company's name in the register. But before such revocation, the central government must give it a written notice of its intention to revoke the license, an opportunity to be heard in the matter. ठीक है, सिंपल सा बात बोल रहा है कि कंपनी को लाइसेंस दिया गया है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। अगर कंपनी कोई भी रिक्वायरमेंट तोड़ता है, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी कंडीशंस गवर्नमेंट रखा है, अगर वो कंडीशंस कुछ भी तोड़ता है, फुलफिल नहीं करता है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट वो लाइसेंस को कैंसिल कर देगा और इनके नाम के आगे क्या लगा देगा, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड। पर ऐसा करने से पहले उनको एक मौका जरूर दिया जाएगा कंपनी को अपना बात रखने का, कि वो गलती, वो अपने आप को डिफेंड करने का बेसिकली, है ना। नेक्स्ट, ये नहीं पढ़ना हमको, पेनल्टी पनिशमेंट। हाँ, स्कूल बाउंड टू बी एनपीओ ही है, क्रश, है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो नॉट फॉर एनपीओ, मतलब बिना एनपीओ भी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एनपीओ से करते हैं क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा तो फायदा होगा ना बहुत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, डॉर्मेंट कंपनी। ठीक है,
डोरमेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एक्टिव, उसको बोलते हैं डोरमेंट। ठीक है, तो डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी का मतलब है ऐसा कंपनी जो कि हम बनाए तो हैं लेकिन उसमें हमारा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मुझे 3 साल बाद कुछ बिजनेस चालू करना है। ठीक है, तो मैं क्या क्या आज से एक कंपनी फॉर्म कर दिया। ठीक है, कोई भी टेंडर वेंडर के लिए मैं आज से अप्लाई कर रहा हूँ तो आज से मुझे कंपनी का नाम वाम चाहिए, तो मैं आज से कंपनी फॉर्म कर दिया हूँ, आज से कंपनी में बना दिया हूँ। लेकिन उसमें बिजनेस में क्या करने वाला हूँ, 3 साल के बाद उसमें बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आज से बना के तो रिसर्च कर रहा हूँ कंपनी के बारे में, बहुत सारा टेंडर वेंडर के लिए अप्लाई करता हूँ, लेकिन बिजनेस कब चालू होगा, 3 साल बाद। ठीक है, तो अभी 3 साल तक ये जो कंपनी है ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला है, कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं होने वाला 3 साल तक। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। मतलब जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, ऐसे ही बनाया हुआ है कंपनी खाली, उसमें कोई भी मेजर ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, वैसे कंपनी को अपने बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। ठीक है, या इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, देखना क्या वही लिखा हुआ है बस। वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब बाद में प्रोजेक्ट करेंगे, आज से बनाकर रख दिए, 3 साल बाद प्रोजेक्ट होगा, बना दिए लेकिन आज से, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एनी एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। खाली कंपनी बना है किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, कंपनी में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ना कोई परचेज है ना कोई सेल्स है, खाली कंपनी बनाया गया या तो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, आज कंपनी बना है 3 साल बाद 4 साल बाद उसमें बिजनेस होगा, या फिर कंपनी बना है खाली कोई एसेट्स को होल्ड करने के लिए। ठीक है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें होता ही नहीं है ज्यादातर। ठीक है, सच ए कंपनी or an inactive company may make an application to the registrar for obtaining the status of a dormant company। ऐसी कंपनी को हम चाहें तो क्या बना सकते हैं, डोरमेंट बना सकते। डोरमेंट सिंपली मीन्स इनएक्टिव, मतलब जो बना है या तो फ्यूचर में उसमें बिजनेस होगा, अभी बिजनेस नहीं हो रहा, फ्यूचर में बिजनेस होगा, या फिर कोई एसेट को होल्ड करने के लिए बना है सिर्फ, विदाउट एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इनएक्टिव सेम ही बात है, इनएक्टिव भी। इनएक्टिव मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 financial year or has not filed financial statements and annual returns during the 2 financial years। मतलब कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, 2 साल हो गया और कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहा है, तो वैसी कंपनी को हम बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। तो बेसिकली डोरमेंट और इनएक्टिव में से कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, डोरमेंट का मतलब है बेसिकली या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाए या फिर कोई एसेट वेसेट्स को होल्ड करने के लिए बनाए और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है उसमें। और इनएक्टिव कंपनी का मतलब 2 साल हो गया, कंपनी में कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। क्लियर है इतना? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांजैक्शंस अदर देन, इसका मतलब क्या देखना, आज हम लोग एक कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, आज हम एक कंपनी बनाया और वो कंपनी में फ्यूचर में प्रोजेक्ट होगा, कितने साल बाद, लेट्स से 3 years के बाद। ठीक है, तो अभी तो कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कुछ छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस हो सकता है। तो बोल रहा है कि ये छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस को छोड़कर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो छोटा मोटा ट्रांजैक्शंस क्या क्या है, पहला पेमेंट ऑफ फी बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार, हर साल जो फी पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को
आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, वो तो पे करेगा ही, भले कंपनी इनएक्टिव है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन पैसा तो अभी भरना ही पड़ेगा, तो उसको बोलता है, इसको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरा, पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, बोला और कोई पैसा जो लॉ मांग रहा है वो पैसा भी हमको देना ही पड़ेगा। तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स हम लोग अलॉट कर सकते हैं, शेयर इशू करके शेयर अलॉट कर सकते हैं, उसको भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मान रहा है। और तीसरा, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, झाड़ू पोछा तो करवाना पड़ेगा, 3 साल से बंद है, ठीक है, तो 3 साल बाद थोड़ी झाड़ू पोछा होगा, थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस लगेगा ही, कोई 1-2 स्टाफ कोई तो रखेंगे ही, थोड़ा बहुत कुछ तो बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ा बहुत हिसाब किताब मेंटेन करेंगे, तो ये छोटा मोटा खर्चा को भी मान नहीं रहा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है अदर देन ये 4 ट्रांजेक्शन, ये 4 को छोड़कर अगर कोई और ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर उसको डोरमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर ये 4 ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग डोरमेंट कंपनी बोल सकते हैं। और 4 ट्रांजेक्शन क्या क्या है? सबसे पहला पेमेंट ऑफ फी, दूसरा पेमेंट फॉर एनी अदर पेमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तीसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, चौथा मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। इतना ये छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है, इसको छोड़कर अगर कोई और ट्रांजेक्शन हो रहा है तब हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है डोरमेंट कंपनी? देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था, पहले कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे, और टू होल्ड इन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, नहीं, हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो सकता है लेकिन कोई बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता है, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि ये 4, कुछ फी भरना है, कुछ थोड़ा बहुत शेयर्स बेचना है, या फिर साफ सफाई करवाना है, ये सब खर्चा को छोड़कर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना? क्रिश, राम, श्याम, उज्जवल, क्लियर है इतना? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 2 छोटे छोटे टाइप ऑफ कंपनीज बचे हुए हैं, एक होता है निधि कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखना, निधि कंपनी बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि जब 3-4 लोग या 5 लोग मिलकर, बरगढ़ में इसको बेसिकली कमिटी बोलते हैं, अगर सुने होगे तो, सुने हो कहीं द वर्ड कमिटी? क्या होता है कमिटी? मतलब देखना क्या है, जैसे 5 लोग, 5 दोस्त है, ठीक है, हर महीना ये लोग क्या करते हैं, 1000-1000 रुपए जमा करते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 5000 हो गया। ऐसे करके लोग साल भर जमा किए तो 60,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 5-7 साल जमा कर लिए तो 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैसा ये लोग क्या करेंगे, आपस में अगर किसी को पैसे का जरूरत है तो उसको दे देंगे लोन के हिसाब से, ताकि उसको अपना जरूरत पूरा हो जाए, उससे थोड़ा कम इंटरेस्ट लेंगे, मार्केट में जितना इंटरेस्ट चल रहा है उससे कम इंटरेस्ट लेंगे। तो बेसिकली निधि कंपनी मतलब जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर थोड़ा बहुत पैसा सेविंग कर रहे हैं, और वो पैसा सेविंग करने का पर्पस क्या है, एक तो थोड़ा बहुत पैसा सेव हो जाएगा, बच जाएगा, दूसरा आपस में किसी को कभी पैसे वैसे का जरूरत है तो हम उस पैसे को यूज कर पाएंगे, ठीक है। वैसी कंपनी को हम बोलते हैं निधि कंपनी। और बरगढ़ में मेरे हिसाब से तो बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये वाला चीज, निधि कंपनी वाला, ठीक है। देखना, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, म्यूचुअल मतलब आपस में, बेनिफिट मतलब फायदा, मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफाइंग द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट्स सोसाइटी, ठीक है। जिसका डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ नहीं, एक लाइन हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें लिख लेना एक लाइन। These companies are formed for the purpose of cost cutting, खर्चा कम करेंगे,
and promote the habit of savings among members. Promote a habit of savings among members. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, 5-10 लोग 20 लोग मिलकर हर महीना कुछ पैसा ये लोग जमा करते हैं, क्योंकि जमा करने से क्या होगा, अपना खर्चा कम होगा और उससे हम पैसा निकाल के जमा करना सीखेंगे, पहली बात। दूसरा, जब बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो अमाउंट थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो जाएगा, जिसको हम किसी को लोन के हिसाब से भी दे सकते हैं अगर किसी को जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, जैसे 20 लोग हैं, हर महीना 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो एक बार में कितना रुपए जमा हो जाता है, 2 लाख रुपए। किसी को चाहिए आपस में, हम 20 लोगों में किसी को 2 लाख का जरूरत है तो हम उसको 2 लाख रुपए दे सकते हैं, और उससे इंटरेस्ट लेंगे जरूर, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे मार्केट में जितना चल रहा है, थोड़ा कम इंटरेस्ट में उसको हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पज है निधि कंपनी का। ठीक है, लास्ट वन, टाइप ऑफ कंपनीज में, अदर कंपनीज में आखिरी टाइप का कंपनी इट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सारा गवर्नमेंट का है ये, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म किया है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, बैंक या इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए जो कंपनीज गवर्नमेंट बनाया है, जैसे कि तुम सुना हुआ कंपनी है, सारा बताऊंगा, देखना। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 the following institutions are regarded as public financial institute। एक दो एग्जाम्पल है, हजारों इंस्टीट्यूशन है, हम एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं खाली। ठीक है, पहला है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सुने होंगे, LIC गवर्नमेंट का है, किस लिए बना है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड, ये सुने नहीं होगे तुम वैसे, IDFCI। ठीक है, ये बैंक टाइप का होता है जो कि छोटे मोटे लोन्स देता है। ठीक है, दूसरा ये सुने होगे UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर लास्ट में बोला एनी अदर, और कोई भी, जो कि बहुत सारा और भी है। ठीक है, ये सारे कंपनी को बोला जाता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। IDBI भी है, IDBI तो बरगढ़ में बैंक देखे ही होगे, IDBI भी एक एग्जांपल है। ठीक है, प्राइवेट बस स्टैंड पूरा सामने तरफ तो है। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले, इतना देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज। IDBI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ही है। हाँ, लोन देता है ना IDBI। ठीक है, लेकिन फटाफट से क्या क्या पढ़े हम लोग देखेंगे एक बार। सबसे पहले अदर कंपनी में पहला था गवर्नमेंट कंपनी, इसका मतलब था 51% शेयर किसके पास है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट मिलाकर। ठीक है, दूसरा था फॉरेन कंपनी, जिसका मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बना इंडिया के बाहर है लेकिन बिजनेस प्लेस इंडिया में है, या फिर बिजनेस इंडिया में करता है। ठीक है, तीसरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, जो कि अपना सारा पैसा लगाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। ठीक है, ये लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट को कहाँ यूज करना पड़ेगा, उसी काम को फिर से प्रमोट करने के लिए। लोगों को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते ये लोग। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि इनका नाम के आगे, नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डोरमेंट कंपनी, ऐसा कंपनी जो कि फ्यूचर के लिए बना है
जिसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है, अदर देन 4 प्रकार का अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि पेमेंट ऑफ फी, एनी अदर पेमेंट इन लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये सब खर्चे को छोड़कर और अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। बेसिकली परचेज सेल्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद निधि कंपनी, जो कि फॉर्म होता है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, सेविंग्स के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए। और आखिरी होता है गवर्नमेंट बनाया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स देने के लिए, जैसे कि LIC, IDFCI, UTI, IDBI एटसेट्रा। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंपनी कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। होगा होगा। हाँ क्या बोलते